बीकॉम पार्ट सेकेंड टीए1 पेपर सेकेंड एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम बातचीत करते आ रहे हैं और कई बिंदुओं पे हमारी चर्चा चल रही है। जैसे पिछली दफाई हम समुच्छेद बिंदु पे बातचीत कर रहे थे, जिसके बारे में आपको विस्तार को बताया गया। आज जो बातचीत हमारी शुरू करने जा रहे हैं इसके बारे में वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, या यूँ कह दीजिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके ऊपर हमारी बातचीत होने जा रही है। और टॉपिक है, जैसा आप बोर्ड पर देख रहे हैं, कार्यशील पूंजी का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सामान्य तौर पर व्यवसायिक क्रियाएं जब की जाती हैं तो हम अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे सबसे पहले हम विचार लेते हैं कि हमारा व्यवसाय कैसा होगा, उस व्यवसाय का प्रबंध किस तरह से किया जाएगा। हमारी एकाकी संस्था होगी या निर्माणी संस्था होगी, कंपनी होगा या कॉरपोरेशन होगा, धन का प्रबंध हम किस तरह से करेंगे, भूमि का, भवन का, फर्नीचर का व्यवस्थाएं हमारी किस प्रकार की होंगी, और उसके साथ साथ मैनेजमेंट हमारा कैसा होगा, संचालन का तरीका हमारा क्या होगा। इन सब बातों पे विचार किया जाता है। परंतु व्यवसाय को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है, हमें पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसका प्रबंध हम भूमि में, भवन में, फर्नीचर में, मशीन में करते हैं। इन सब का प्रबंध होने के पश्चात में एक महत्वपूर्ण मुद्दा, एक बिंदु और शेष रह जाता है व्यवसायी और व्यापारी के सामने। मेरे पास वर्किंग में कैसी कैपिटल है, जिसका नाम हमने कार्यशील पूंजी रखा, उसका प्रबंध और मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उसका क्या तरीका हो, कार्यशील पूंजी का प्रबंध किस प्रकार से हो, कार्यशील पूंजी कैसे व्यवस्थित की जाए, एक विचार आता है। इस विचार को पूरा करने के लिए हमने पिछली दफा संगठन की बात की थी, किसी व्यवसाय की, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट करके ये तय करते हैं या संचालन मंडल ये तय करता है कि कार्यशील पूंजी कहाँ से होगी, किस तरह से प्रबंध होगा। पुरातन समय में जब हम व्यवसाय करते थे तो उसमें ज़्यादा विचार नहीं किया जाता, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता। जैसे ही भूमि, भवन और साधन की आवश्यकता हो जाती तो हम थोड़ी और व्यवस्था करके अपने व्यवसाय का संचालन शुरू करते। परंतु वर्तमान समय में, आधुनिक दौर में, कार्यशील पूंजी का प्रबंध या मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बहुत अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया प्रबंधकों के सामने। क्योंकि अगर हम कार्यशील पूंजी का प्रबंध व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं तो व्यवसाय का संचालन बड़ा कठिन हो जाता है, और अल्प पूंजीकरण की स्थिति में भी हम आ सकते हैं और अति पूंजीकरण की स्थिति में भी हम आ सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमारे पास पूंजी कम भी हो सकती है और पूंजी ज़्यादा भी हो सकती है। कम पूंजी होगी तो हमें व्यवसाय संचालन में कठिनाई होगी, और अगर पूंजी
ज़्यादा होगी, अति पूंजी की स्थिति होगी, तो उसका पूर्ण उपयोग हम नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल नहीं होगा, पूंजी का अधिकतम उपयोग नहीं होगा, और ऐसी स्थिति में हमें जो पूंजी पे खर्चा करना पड़ता है वो ज़्यादा वहन करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल अपने आप में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसके ऊपर विचार हमें करना चाहिए। इस बात को लेकर के ही हमने ये टॉपिक शुरू किया आपके साथ। कार्यशील पूंजी की अवधारणा की जब हम बात करते हैं तो दो विचार हमारे सामने आते हैं। पहला विचार तो ये आता है कि परंपरागत विचारधारा, और दूसरा विचार आता है कि आधुनिक विचारधारा कहो या उसको परिचालन चक्र अवधारणा कहो। परंपरागत विचारधारा में हम जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दूसरा जो शब्द इसके लिए उपयुक्त दिखाई देता है वो है परंपरागत अवधारणा या चिट्ठा अवधारणा। बैलेंस शीट कंसेप्ट और ट्रेडिशनल अप्रोच। बैलेंस शीट और ट्रेडिशनल दोनों ऐसे कंसेप्ट हैं जो एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बैलेंस शीट और ट्रेडिशनल जो कंसेप्ट है वो दोनों समान है। परंपरागत अवधारणा या ट्रेडिशनल कंसेप्ट जो इसको होगे तो उसमें दिमाग में आती व्यवसाय शुरू हो आपको पूंजी का प्रबंध हो जाएगा। एक साधारण बोलचाल में हम कहते थे व्यवसाय शुरू कर दीजिए, पूंजी का प्रबंध हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। दूसरी बात हमने इसमें लिखी है चिट्ठा अवधारणा, यानी जो बैलेंस शीट में आपने दिखाया है विभिन्न प्रकार के जो चालू मद हैं आपके बैलेंस शीट के, वो समस्त चालू मद कार्यशील पूंजी के रूप में माने जाते हैं। बैलेंस शीट की जब हम बात करते हैं तो उसमें जितने भी आपने करंट के मद दिखाई है, जितने भी आपने करंट के आइटम्स पेश किए हैं, चाहे वो डेटर्स के रूप में हो, चाहे वो बीआर के रूप में हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में हो, चाहे वो आपके बैंक के खाते के रूप में हो, चाहे वो कैश हैंड के रूप में हो, या दूसरे प्रकार के शॉर्ट टर्म के जितने भी जिनको हम करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं, उन सबको एक साथ शामिल करते हुए परंपरागत विचारधारा में ये कहा कि ये कार्यशील पूंजी है। फिर थोड़ा सा सुधार इसमें कार्यशील पूंजी में किया गया। थोड़ा सा सुधार ये किया गया कि हमने कार्यशील पूंजी में वो सब चीज़ें भी शामिल कर ली जिनको हमें चुकाना है, जिनका हमें भुगतान करना है, जिनका हमें लेखा जोखा निपटाना है। इसलिए ये कार्यशील पूंजी ठीक नहीं है, इसलिए हमें कार्यशील पूंजी के ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। प्रबंधकों ने भी ये कहा कि आपने जो चिट्ठा अवधारणा दी है या परंपरागत जो विचार आपने दिया वो ये दिया है कि जो भी साधन है आपके पास वो समस्त कार्यशील पूंजी है। या दूसरी बात उन्होंने थोड़ा सा इसको स्पष्ट करते हुए कहा कि जो चिट्ठे में करंट असेट्स के नाम से और करंट लायबिलिटीज के नाम से दिखा रहे वो समस्त सारी की सारी आपकी कार्यशील पूंजी है। तो ये विचार थोड़ा कम समझ में आने वाली बात रही। तो इस विचार को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए या और अधिक अच्छा साबित करने के लिए ये तय किया गया कि कार्यशील पूंजी का सकल रूप जो हम बता रहे हैं वो हो सकता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हो सकती है। ग्रॉस में आपने कोई काट छांट नहीं की, लेकिन हमें इस कंसेप्ट के ऊपर जाने चाहिए कि वास्तव में कार्यशील पूंजी ये है। तो इस विचार को करने के लिए इसी में चिट्ठा या परंपरागत विचारधारा में भी ये बात रखी गई कि ये ग्रोस या शकल कार्यशील पूंजी नहीं होकर के शुद्ध कार्यशील पूंजी हो सकती है। और शुद्ध कार्यशील पूंजी का मतलब ये वो कार्यशील पूंजी जो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के मध्य अंतर स्पष्ट करती हो।
अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमारी जितनी भी बैलेंस शीट में करंट असेट्स दिखाई गई हैं, जितना भी डेटर्स है, बीआर है, इन्वेस्टमेंट है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, जो भी आपके पास या जितने भी शॉर्ट टर्म के आपके करंट असेट्स हैं, अर्थात वो आइटम्स जो 1 वर्ष और 1 वर्ष की सीमाओं के भीतर नकद में परिवर्तित किए जा सकते हैं या हो सकते हैं, उनको हम चालू संपत्ति मानते हैं। और जिनको 1 साल और 1 साल की कम अवधि में भुगतान की पूर्ति करनी पड़ती है, उनको चालू दायित्व के रूप में हम कह सकते हैं। तो इन दोनों को मिला करके जो आप कार्यशील पूंजी कह रहे हो वो अच्छी नहीं है। तो तरीका ये होना चाहिए कि इन दोनों में अंतर होना चाहिए। तो फिर ये कहा गया कि कार्यशील पूंजी का मतलब, वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये यूं कह लीजिए कि चालू संपत्तियां और चालू दायित्वों के बीच में जो अंतर होगा वो कार्यशील पूंजी होगी। इसमें कोई कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, इसमें किसी प्रकार का दूसरा लगाने की जरूरत नहीं है, जिसको हम नेट वर्किंग कैपिटल के नाम से जानेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, नेट वर्किंग कैपिटल, शुद्ध कार्यशील पूंजी। आपने ऊपर जो बताई या फिर हमने जो चर्चा की वो सकल कार्यशील पूंजी है, जिसको हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के नाम से जानते हैं। ग्रॉस का मतलब ये कि समस्त दायित्वों और समस्त संपत्तियों को शामिल जो किया गया वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हो गई। परंतु इसका थोड़ा सा सुदृढ़ और सुंदर रूप प्रस्तुत करने के लिए करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में जो अंतर होगा वो आपकी नेट वर्किंग कैपिटल होगी, जिसका उपयोग हम सामान्य तौर पे व्यावसायिक संस्थान को संचालन करने के लिए कर सकते हैं। ये कंसेप्ट आया परंपरागत विचार का, ट्रेडिशनल का, बैलेंस शीट का, जिसको हम कार्यशील पूंजी की दृष्टि से पहला विचार मान सकते हैं। लोगों ने कहा नहीं, ये विचार तो अवैज्ञानिक है, ये विचार तो वैज्ञानिक नहीं है, ये ऐसा विचार है जो अपने आप में पर्याप्त भी नहीं है। तो फिर इस विचार के ऊपर दूसरे विचार की चर्चा की गई, जिसका नाम है परिचालन चक्र अवधारणा, जिसके बारे में अपन देखेंगे।